औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट द ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सडन चेंज की वजह से कोई बर्स्ट आता है कि करंट में, अगर हम ट्रांजिएंट करंट की बात करें तो करंट में जो सडन एलिवेशन या बर्स्ट है ड्यू टू द चेंज इन करंट, वो ट्रांजिएंट कहलाता है। और सॉरी, ड्यू टू सम चेंजिंग फैक्टर वो आपके पास ट्रांजिएंट कहलाएगा। अब जो ट्रांजिएंट्स हैं वो करंट के भी हो सकते हैं, वो ऑसिलेशंस के भी हो सकते हैं, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। मतलब बस ये है कि जब किसी भी सोर्स में कोई सडन चेंज आएगी और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट उसका होगा, मोमेंटरीली वो जनरेट होगा, यानी कोई भी वेव जो मोमेंटरीली जनरेट होगी, चाहे वो करंट की है, चाहे वो वैसे को मैकेनिकल वेव है, तो वो ट्रांजिएंट कहलाएगी। मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है ये। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी-सी देर के लिए ये पैदा होगी और एकदम ये आपके पास इसका बर्स्ट होगा, ये सर्ज होगा, अपसर्ज होगा और उसके बाद फिर दोबारा से ये खत्म हो जाएगा। मोमेंटरीली ये जनरेट होती है। तो आम तौर पर ये कहाँ जनरेट होती है? जहाँ पे हम इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडक्टर्स हमने ये देखा कि जब आपके पास चेंज हो रहा होता है करंट, तो उसकी वजह से इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी पैदा होती है और उसकी वजह से इंडक्टिव वोल्टेज भी पैदा होता है और उसकी वजह से आपके पास इंडक्शन करंट भी पैदा होता है। तो बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं इसी सिलसिले में आरएल सीरीज़ सर्किट को। आरएल सीरीज़ सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक इंडक्टेंस एल का इंडक्टर और एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है। ये कनेक्टेड है विद सोर्स ऑफ ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के सर्किट को हम आरएल सीरीज सर्किट कहते हैं। ये एक सर्किट आपके सामने ड्रॉ हुआ है, जिसमें ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये आपके पास एक इंडक्टर है, ये एक रेजिस्टर है। इन सब को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है। यहाँ पर ये स्विच है और ये हमने ए और बी दो कनेक्टिंग पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अब इस सर्किट को स्टडी करने में हमारा मेन पर्पस क्या है? हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें ग्रोथ ऑफ करंट कैसी है और इसमें डिके ऑफ करंट कैसी है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं और हम देखते हैं कि करंट इस किस्म के सर्किट में किस तरह ग्रो करता है। तो और स्पेसिफिकली वो कौन सा करंट होगा, वो जब एक करंट फ्लो करेगा तो उसके नतीजे में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया कि अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो स्विच है इसको ए पॉइंट के साथ हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम स्विच को ए पॉइंट पर क्लोज करते हैं, तो फौरी तौर पर इसमें करंट पैदा होना शुरू हो जाता है और वो करंट जो है वो इस सर्किट में से फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। करंट एकदम मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं चला जाता, बल्कि वो ज़ीरो वैल्यू से, जैसे ही कनेक्शन अटैच हुआ है, ज़ीरो से एक इक्विलिब्रियम वैल्यू की तरफ इंक्रीज हो रहा है। और ड्यू टू दिस इंक्रीज इन करंट आपके पास ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस भी कुछ करंट और ईएमएफ जनरेट होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये इंडक्टर है और हम ये कहा था कि जब भी आपके पास करंट चेंज हो रहा होता है तो उसकी वजह से बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही होती है अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज जनरेट हो रहा होता है। ये आपको फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली हमें मालूम है। अब ऑब्वियसली एक ये रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और एक ये इंडक्टर है जिसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इस इन पोटेंशियल ड्रॉप्स को मालूम करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है, हम लगाएंगे इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल हमें ये कहते हैं कि आपके पास जो सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस हैं थ्रू आउट द सर्किट दैट विल बी इक्वल टू जीरो। हम लूप थ्योरम जब इसके ऊपर लगाते हैं तो ये देखें हमारे पास ये टोटल ईएमएफ है और उसमें से ये आपके पास वो वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है और ये वो वोल्टेज है जो इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ये इनको हम इसमें से माइनस करेंगे। तो टोटल ईएमएफ इज द पॉजिटिव, जिसमें से हमने वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस किया और जो इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस किया। और ये टर्म Vx और Vx हमने टोटल वोल्टेज के लिए लगाई हुई है। बहरहाल ये कैंसिल आउट हो जाती है और ये हमारे पास ईएमएफ माइनस आई आर माइनस वी एल रह जाती है, क्योंकि आई आर वो वोल्टेज है जो कि ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस और वी एल वो वोल्टेज है जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस इंडक्टर। सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को तो वी गेट EMF epsilon minus IR is equal to VL। Here
VL क्योंकि वो EMF है या वो वोल्टेज है जो इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ या जो हमने सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला या डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे, और वो हमारे पास होता है कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस द कंडक्टर। तो ये LdI/dt की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हम इस L को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, और जब इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं तो वी गेट द फॉर्म LdI इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR इंटू dt, और फाइनली हमारे पास ये आ जाती है LdI/EMF माइनस IR और इज इक्वल टू dt। हम इस इक्वेशन को कर देते हैं इंटीग्रेट। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा। सपोज हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि E माइनस आई आर जो है दिस इज इक्वल टू U, और जब डी यू इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू U तो वो हमारे पास माइनस आर डी आई आ जाता है। सो हम अगर इस इक्वेशन को माइनस आर से मल्टीप्लाई और माइनस आर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो फंक्शन। तो जब किसी फंक्शन का का डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में होता है और उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट द नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो फाइनली ये माइनस एल ओवर आर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ यू हमारे पास आ जाएगा, और यू में जब हम वैल्यू एप्सिलॉन माइनस आई आर लगाएंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। डी टी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट टी और प्लस के विच इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसके ऊपर कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनती है। तो बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या है कि जब आपके पास टाइम ज़ीरो था तो उस वक्त करंट भी ज़ीरो था, तो वो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। हम आई की वैल्यू को भी ज़ीरो पुट करते हैं, टी को भी ज़ीरो पुट करते हैं, तो उसके नतीजे में के की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस एल ओवर आर नेचुरल लॉग ऑफ EMF। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में, और इक्वेशन में इसको पुट करने के नतीजे में हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है माइनस एल ओवरऑल नेचुरल लॉग ऑफ EMF माइनस IR इज इक्वल टू टी माइनस एल ओवरऑल एल ओवर आर नेचुरल लॉग ऑफ EMF। और जब हम इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट नेचुरल लॉग ऑफ EMF माइनस IR ओवर EMF इज इक्वल टू माइनस R बाई एल इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ EMF है जब हम दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं तो ये माइनस हो रहा है, और जब इसको हम देखते हैं कि ये इसमें से सॉरी ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, और नेगेटिव साइन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और लॉग की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब इसमें से कहीं पर कुछ माइनस हो रहा होता है या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो वो डिवीजन में चली जाती है। तो इस फॉर्म में ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करें कि दोनों साइड पर एंटी लॉग लें या एक्सपोनेंशियल ले लें, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल विल बी कैंसिल विद नेचुरल लॉग, और जिसके पास कोई लॉग नहीं है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। तो EMF माइनस IR बाय EMF इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस RT ओवर L, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। हम EMF को दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम इस EMF को में से उसको माइनस कर देते हैं और IR हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हमारे पास जो करंट की वैल्यू बनती है वो बनती है एप्सिलॉन ओवर R 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस RT ओवर L। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सीरीज सर्किट। यानी जैसे ही हम S को क्लोज करते हैं एट पॉइंट A तो करंट जो है वो राइज करना शुरू हो जाता है, और ये राइज इसमें नॉन लीनियर है। अगर ये लीनियर होता तो ये वाला फैक्टर ना आता। जहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल आ जाता है वो हमें शो करता है कि अब ये जो रिलेशनशिप है दिस इज नॉन लीनियर, और ये E बाय एप्सिलॉन ओवर R हमें शो कर रहा है ये करंट है। तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर हमें शो कर रहा है कि जो हम अगर इसके दरमियान कोई ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे ना दैट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी सम काइंड ऑफ कर्व, या पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। तो अब हम इस बैक EMF जो है वो बेसिकली इस राइज ऑफ करंट को अपोज कर रही है, क्योंकि हमने ये देखा था अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ जो EMF जो करंट जनरेट होता है या इंड्यूस होता है इसमें हमारे इंडक्टर में, वो ऑलवेज उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो अपोज करता है उस चेंज को जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है। तो ओरिजिनल करंट को ये अपोज कर रहा है, और इस वजह से ये जो ग्रोथ है ये हमारे पास लीनियर नहीं है।
तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम करंट क्या होगा अगर हम टाइम लें जहाँ पर t इज़ इक्वल टू 0 था, तो उस वक़्त हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। जब हम इसको पुट करते हैं तो ये देखें इसमें से हमारे पास जो L वाला फैक्टर है वो भी 0 हो जाता है, यानी इंडक्टर की प्रेज़ेंस का इफ़ेक्ट इसके ऊपर ख़त्म हो गया। तो इस केस में आप देखें करंट भी 0 होगा। जब आप t को इन्फिनिट टाइम पुट करते हैं, तो अब आप देखिए कि आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, और जब आप माइनस इन्फिनिटी को एक्सपोनेंशियल में लेते हैं तो आपके पास 1 बाय इन्फिनिटी आ जाएगा ये, और 1 बाय इन्फिनिटी विल बी 0 और करंट विल बी मैक्सिमम, यानी इन्फिनिट टाइम के बाद आपके पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा। आप इसको फिर पुट कर लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट, और ये देखें कि इस सूरत में एप्सिलॉन ओवर आर है वो वैल्यू जिसको आप आई नॉट कह रहे हैं। तो आप जो आपके पास फर्स्ट रिलेशनशिप था उसमें एप्सिलॉन ओवर आर को आई नॉट पुट कर सकते हैं, यानी इन दिस इक्वेशन दिस एप्सिलॉन ओवर आर कैन बी रिप्लेस्ड विद आई नॉट। So this relationship will take the form I is equal to I naught 1 minus exponential minus RT over L. अब पोटेंशियल डिफरेंस देखें अक्रॉस रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर के अक्रॉस है वो आपके पास आएगा कैसे कि आप उसको लेते हैं ओहम्स लॉ से, वी आर इज इक्वल टू आई आर। तो अब आई की वैल्यू है हमारे पास ई बाय आर एप्सिलॉन ओवर आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल। हम अगर इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R है दिस विल टेक द वैल्यू ऑफ 0, यानी दिस एप्सिलॉन ऑन 0 विल बी इक्वल टू 1, सॉरी एक्सपोनेंशियल 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब हम इसको इन्फिनिट टाइम के लिए लेते हैं, हम t को इन्फिनिटी पुट करते हैं। जब हम इसको इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वी गेट एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, जिसका मतलब है 1 ओवर इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन विच इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यानी यहाँ से अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें पोटेंशियल और टाइम के दरमियान में, तो आप ये देखिएगा टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, वोल्टेज को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो ये जो आपके पास ब्लैक कलर की लाइन आ रही है दिस इज द लाइन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस बढ़ता जा रहा है, और एक खास पॉइंट आता है जहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाता है, जो हमें ये शो करता है कि करंट की जो वैल्यू थी जो इंक्रीज हो रही थी टाइम के साथ साथ या ग्रोथ हो रही थी उसकी, वो सारा करंट इसके क्रॉस ड्रॉप होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसा है। इन केस ऑफ इंडक्टर दिस पोटेंशियल डिफरेंस या कैन बी टेकन बाय द बैक ईएमएफ which is induced in the inductor. तो VL will be equal to LdI by dt। अब हम अगर I की वैल्यू लगाते हैं दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर R 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस RT ओवर L। तो हमें इसको करना पड़ेगा डेरिवेट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वी गेट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल इंटू आर बाई एल। तो वो एक आर से कैंसिल हो जाता है, एल से कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास इक्वेशन बच जाती है वी एल इज इक्वल टू दिस ई एम एफ और एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल। और ये जो माइनस होगा दिस विल बी कैंसल्ड आउट विद द नेगेटिव साइन विच वी विल गेट इन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप t को अगर 0 पुट करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये देखिए कि दिस विल बी ई 0, और ये आपको दे देगा कि ई एम एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी जब टाइम 0 था तो उस वक्त आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था। और अब आप देखिएगा कि वी एल इन्फिनिटी पे क्या हो गया है, जब आपके पास टाइम इन्फिनिट हो गया है यानी इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद क्या होगा कि आपके पास ई को आप जब लगाएंगे एक्सपोनेंशियल में ये लिमिट, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी विच इज 1 बाय इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0। यानी जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है इन्फिनिट टाइम के बाद, तो पोटेंशियल डिफरेंस या बैक ईएमएफ व्हिच हैज बीन जनरेटेड इन द इंडक्टर इट विल बी 0। तो ये हमें इस ग्राफ से भी इस तरीके से शो हो रहा है कि जब तक आपके पास टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली जब टाइम
इक्विलिब्रियम स्टेट पे या इन्फिनिट, हम अब इक्विलिब्रियम को इन्फिनिट टाइम कह देंगे फिर। तो जब आपके पास इन्फिनिट हो जाता है तो आप ये देखिएगा कि आपके पास जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी अब फर्दर कोई इंड्यूस करंट उसमें पैदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करना चाहें कि दरमियान में किसी भी पॉइंट पर क्या होगा कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर वैल्यू लें पोटेंशियल की अक्रॉस रेजिस्टेंस और पोटेंशियल की अक्रॉस इंडक्टर, तो ये हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब t इज इक्वल टू ज़ीरो है तो उस वक्त इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ मैक्सिमम है, और जब आप इन्फिनिट ले रहे हैं उस वक्त रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम है। तो जब आप किसी भी टाइम पर इन दोनों का सम लेंगे you will get the same value of the potential, मतलब सर्किट का टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप कह रहे हैं वो सेम रहेगा। यहाँ से हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है इन विच द करंट विल ग्रो इन आरएल सीरीज सर्किट, और ये मैक्सिमम बन जाता है 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम करंट, मतलब ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। मैक्सिमम वैल्यू का 63% जो करंट है वो आपके पास इसमें डेवलप हो सकता है, तो उसको आप इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहेंगे। वो टाइम जिसमें 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो सर्किट में ग्रो होता है, उसको आप इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये टाइम जो है आरएल सीरीज सर्किट में ये फाइनल आपके पास स्टडी वैल्यू से 37% कम होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ एल से, और इसका फार्मूला है एल ओवर आर। एल ओवर आर की डायमेंशंस टाइम की हैं, और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं? अगर हम v को आई आर, v इज इक्वल टू आई आर से r की वैल्यू लें, और v इज इक्वल टू एल आई बाई टी से l की वैल्यू लें, और हम इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास l बाई आर टी के बराबर आता है। तो जो करंट है सीरीज सर्किट में, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल, इस फॉर्म में ही आएगा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि एल बाई आर को हम टी ही पुट कर दें, मतलब टाइम कांस्टेंट है और टी के बराबर है, तो ये हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टी, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस वन। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट द करंट इज 60.63 आई नॉट, विच इज 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट। अब अगर हम इस इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी को देखें इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रांजिएंट करंट, तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, आई नॉट स्क्वायर वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल का स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास वो एनर्जी है जो ट्रांजिएंट करंट की वजह से है। तो ये देखिए ना, ये जो आपके पास करंट है आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई माइनस आर टी ओवर एल, ये आपके पास ट्रांजिएंट करंट होता है। अब हम इसी सर्किट में डिस्कस करेंगे कि करंट डिके कैसे होता है। ग्रोथ हमने डिस्कस की है कि कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि करंट किस तरीके से डिके हो रहा है। उसके लिए हमने सेम सर्किट लिया हुआ है, और अब हम कर क्या रहे हैं, हमने इसको ए पॉइंट से डिटैच किया इस स्विच को, और बी पॉइंट पर अटैच कर दिया, यानी हमने इस सोर्स ऑफ ईएमएफ को इस सर्किट में से निकाल दिया। अब हमें जो लूप मिली है करंट की, उसमें हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, और ये सर्किट बना हुआ है। पहले हमने देखा कि जब हमने इसको ए से अटैच किया था तो उसके नतीजे में कुछ मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप हुई थी वीएल के क्रॉस, यानी इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई थी। अब हम जब इसको बी पॉइंट पे करेंगे तो अब हम देखेंगे कि जो करंट इस सर्किट में चलेगा दैट विल बी ऑन द एक्सपेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक एनर्जी, यानी जो मैग्नेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसके नतीजे में इसमें एक करंट फ्लो करेगा। अच्छा जी, जैसे ही हम इसको बी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो इसमें क्या होता है, दोबारा से आपके पास पोटेंशियल जो है वो पैदा हो जाता है और करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अगेन अब हम देखते हैं, हम अपना लूप थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज रूल दैट वाज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर माइनस वीएल इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद नहीं है तो हम उसको 0 पुट कर देंगे, और माइनस आई आर इज विल बी इक्वल टू वी एल, यानी जो भी करंट फ्लो करेगा दैट विल बी ऑन द एक्सपेंस ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी विच हैज बीन स्टोर्ड इन द इंडक्टर। नाउ दिस माइनस आई आर विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। फाइनली अब हम देखते हैं इसको, तो ये हमारे पास रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन फॉर्म में चली जाती है, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू डी टी। हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो हमें मिलता है नेचुरल लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी प्लस के, वेयर के
कांस्टेंट। और इसको हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? हम इसको डिटरमिन करेंगे बाय अप्लाइंग द इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस। अब इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या है? अगर हम टाइम को 0 पुट करते हैं तो i इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब जाहिर है अब हमने जिस स्टेट पर इस सिस्टम को स्टार्ट किया है, तो जब हम इसको डिटैच कर देते हैं ना इस बैटरी से, बैटरी को उतार भी देते हैं, तो फिर ये नहीं होता कि करंट एकदम सर्किट में 0 हो जाएगा, बल्कि पहले इक्विलिब्रियम करंट पर था, इक्विलिब्रियम करंट से आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम है वो 0 करंट की तरफ जाएगा। तो जब टाइम 0 था तो करंट आपके पास आई नॉट था, और उसको हम पुट कर देते हैं, t को 0 पुट करते हैं, i को आई नॉट पुट करते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ आई नॉट आ जाती है। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी। और ये मैं बता चुकी हूँ कि जब नेचुरल लॉग की फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो वो आप डिवीजन की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अब हम एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास i बाय आई नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल। ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है डिके ऑफ करंट को किसमें, आर एल सीरीज सर्किट में। ये शो करता है कि जब टाइम 0 होगा तो आपके पास करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो करंट है वो 0 हो जाएगा। और ये जो चेंज इन करंट है ये भी आपके पास लीनियर नहीं है, बल्कि ये भी एब्रप्ट है, ये भी ट्रांजिएंट है, और ये भी एक्सपोनेंशियल नेचर की है। तो फाइनली जब आपके पास t विल बी इंफिनिटी, जब हम t को इंफिनिट पुट कर देंगे तो दिस करंट विल बी इक्वल टू 0। तो आई नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है एक्स ई एम एफ बाई आर, मतलब अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ ये इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के अक्रॉस कैसा है। आप लगाते हैं, पुट करते हैं हम वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब डिकेइंग करंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे जो कि है ई एम एफ बाई आर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल। जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वी गेट माइनस ई एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको शो करेगा कि जब हम टाइम को 0 पुट करेंगे यहाँ, तो आपके पास ई एम एफ की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल 0 विल बी इक्वल टू 1, और आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब टाइम को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1 बाय इन्फिनिटी और या माइनस ई बाय इन्फिनिटी विल बी 0, यानी कि यहाँ पर वी एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई पोटेंशियल अक्रॉस नहीं होगा क्योंकि करंट ही खत्म हो चुका होगा। और इसी तरीके से अब हम लेते हैं रेजिस्टर के क्रॉस। तो रेजिस्टर के क्रॉस वी आर इज इक्वल टू आई आर आता है। हम पुट करेंगे ट्रांजिएंट वैल्यू ऑफ करंट विच इज EMF by R into exponential minus RT over L। T की वैल्यू को जब 0 पुट करते हैं तो दिस VR is equal to total EMF E। और जब T की वैल्यू को इन्फिनिट पुट करते हैं तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 0 आता है, क्योंकि अब करंट सर्किट में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट वैल्यू के लिए I विल बी 0, जिसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल ड्रॉप भी 0 होगा। तो ये इस डिकेइंग करंट का भी आपके पास इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट मौजूद है। ये वो टाइम है जिसमें जो डिकेइंग करंट इन आरएल सीरीज सर्किट बिकम्स इक्वल टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट, मतलब मैक्सिमम करंट का 37% जब करंट रह जाता है तो वो वाला जो करंट है आपके पास वो बनता है आपके पास टाइम कांस्टेंट। उसको हम कहते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अगेन उसको हम टॉ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम पहले रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। हम सिंपली इसमें बस देखेंगे कि जब आपके पास दिस टॉ एल इज इक्वल टू टी, तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल -1, और इसका मतलब है 0.37 आई नॉट, इतना करंट रह जाता है। ये इक्वेशंस हमें ये बता रही हैं, ये देखिए कि आपके पास जो आई की वैल्यू है डिके में थी आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर है, और इसी तरीके से ग्रोथ में आप देखें आपके पास है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आर टी ओवर है। ये दोनों ही इक्वेशंस हमें ये बता रही हैं कि ये जो करंट की वैल्यू है ये कभी भी 100% नहीं हो सकती, ना तो 100% करंट ग्रो कर सकता है, ना ही 100% की डिके कर सकता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हमें ये बताती है कि ये जो आई नॉट की वैल्यू है दिस विल बी ग्रोन विद रिस्पेक्ट टू के मतलब 63% तक करंट उसमें ग्रो हो सकता है, और 63% ही करंट उसमें से डिके हो सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फुली डिके हो गया करंट, 37% फिर भी रह जाता है। ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये हमें बता रहा है कि 37% करंट अभी भी उसका बाकी है।
और इसी तरीके से 63% जो है आपके पास करंट ग्रो होता है। और उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास एक्स्पोनेंशियल नेचर की कोई भी वैल्यू आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास करंट की वैल्यू कभी भी 100% या ज़ीरो नहीं होगी। ग्रोथ और डिके जब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में लेंगे, जिस तरीके से हमने इसको यहाँ लिया हुआ है, तो ये देखें कि इस पॉइंट पर जाकर ये मैक्सिमम हो गया है। लेकिन मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अब ये लाइन चलती जाएगी, टाइम जितना मर्ज़ी बढ़ाते रहें, ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। इसी तरीके से ये जो डिके वाली लाइन है, ये भी इसके पैरेलल हो जाती है टाइम के। टाइम जितना मर्ज़ी बढ़ाते रहें, ये इस मिनिमम वैल्यू से कम नहीं होगा। तो आपके पास ये करंट के केस में स्पेसिफिकली ये वैल्यू आएगी आपके पास कि जो एक ख़ास वैल्यू होगी उससे कम करंट नहीं हो सकता और एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा करंट नहीं हो सकता। और एक्स्पोनेंशियल नेचर आपको ये शो कर रही है कि आपको इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड है उसको वहाँ से ज़ीरो लेवल पर ले जाने के लिए, और इन्फिनिट टाइम जो है वो हमारे पास होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इन्फिनिट की बात कर ली और उस पर टाइम आपके पास ज़ीरो होना है, तो फिर आपके पास ये जो टाइम के साथ-साथ ये ग्राफ बना है ना आपका, ये पैरेलल रहेगा हमेशा। मतलब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये आपको शो करता है कि यू नीड इन्फिनिट टाइम। ये जो यहाँ से आपके पास आएगा ना, टाइम आपको इन्फिनिट चाहिए और वो आप मेजर ही नहीं कर सकते, तो उसकी तब कहीं जाकर ये वोल्टेज ज़ीरो होना है। अदरवाइज़ ये वोल्टेज जो है ये ऐसे इसके साथ ऐसे चलता रहेगा सीधा सामने। और इसी तरीके से ये आपके पास जो नज़र आ रहा है आपको, ये ग्रोथ भी आपके पास ऐसे सीधी चलती जाएगी और ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट रहेगी और ये किसी भी पॉइंट पर जाकर इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास होता है एक्स्पोनेंशियल, ये आपको यही शो कर रहा होता है। और अभी हमने देखा मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया है कि हमारे पास करंट की ग्रोथ भी एक्स्पोनेंशियल है और डिके भी एक्स्पोनेंशियल है, जिसका मतलब है कि इन्फिनिट टाइम चाहिए हमें उसको मैक्सिमम चार्ज करने के लिए, 100% चार्ज करने के लिए, और इन्फिनिट टाइम ही चाहिए हमें उसको ज़ीरो करने के लिए। तो ये आपके पास दूसरा यही आपकी निशानी होती है कि आपके पास ये ट्रांजिएंट इसमें बिहेवियर है सर्किट्स में, और ट्रांजिएंट ही आपके पास ये ग्रोथ और डिके है।